अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार और यूपी पैरामेडिकल 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों आज की क्लास जो रहेगी वो पार्ट 2 रहेगी। यदि अब तक आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, यानी पार्ट 1 के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग पहले उसको भी देख लीजिएगा। मैं लिंक को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, ठीक है। यानी पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हम लोग आज की क्लास में 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। जल्दी से आंसर कीजिएगा बच्चों। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? वेरी गुड, शाबाश। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कल बच्चों मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया, आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है ये क्वेश्चन, कल मैंने बताया था। जल्दी से बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया था? सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया था? सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कब से आरंभ किया था? वेरी गुड बच्चों, कब से? तो ये किया था 28 जनवरी 1950 को, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा एक चीज बता दीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगर मैं पूछूं भारत का उच्च न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में बहुत अंतर है। उच्च न्यायालय जो है ये राज्य स्तर पर होता है, उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट भी कहते हैं, है ना। और जो उच्चतम न्यायालय जो होता है वो केंद्र स्तर पर होता है। तो मुझे ये बता दीजिए जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बता दीजिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कौन सा है वो? तो बच्चों याद रखना है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वो सबसे बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय, अभी इससे पहले बात हुई थी उच्चतम न्यायालय, तो सब एक ही है। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, 3 नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत के उच्चतम न्यायालय कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बच्चों? 24, 25, 31, 27। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। बच्चों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन को मैं कट कर रहा हूँ और चौथा ऑप्शन मैं दे देता हूँ 34। आंसर कीजिएगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, है ना, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, जिसमें से एक जो होते हैं वो बच्चों मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? कल मैंने बताया था NV रमन है। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी मैं कल बताया था। जल्दी से बता दीजिए, संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये देश के राष्ट्रपति करते हैं, है ना। यानी सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसके लिए सॉरी बच्चों, लेकिन मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, या उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? शाबाश बच्चों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। ठीक है, हाँ जी। और देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष की होती है? यानी वो कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, यानी रिटायर कर दिए जाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। हाँ जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष होती है बच्चों? कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो बच्चों 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, और 65 वर्ष बाद जो है बच्चों इनको सेवानिवृत्त दे दिया जाता है। ठीक है, जितने भी न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उनको 65 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सब बता चुका था कल, जल्दी से बता दीजिए, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, या जी.वी. मावलंकर, या बच्चों हीरा लाल जे कनिया, या सुकुमार सेन? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? वेरी गुड, कौन थे? तो हीरा लाल जे कैनिया, कल ही मैंने बताया था, है ना, कल ही मैंने बताया था ना बच्चों। एच जे कैनिया भूल गए? एच जे कैनिया बताया था कि नहीं बताया था? एच से क्या है? हीरा लाल, जे कैनिया। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में, तो स्टूडेंट के.एन. वांचू यानी जिनका नाम कैलाश नाथ वांचू था, ये कौन थे? तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, है ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, यानी ये जो है मुख्य न्यायाधीश थे, पहले के मुख्य न्यायाधीश थे ये, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश थे। और बात करेंगे जी.वी. मावलंकर के बारे में, तो ये कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे बच्चों, कभी कभी पूछ लेता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये कल मैंने बताया था जी.वी. मावलंकर। और ये सुकुमार सेन देख रहे हो, ये कौन थे बच्चों? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लिख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के, जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। स्टूडेंट एक जानकारी आप सभी लोगों के लिए, मैंने आप लोगों से कहा था बच्चों कि मैं जीके के लिए जो है 1 से लेकर 30 तक क्लास दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज का जो क्लास हो रहा है वो 26वां या फिर 27वां क्लास हो रहा है। कहने का यही अर्थ है बच्चों, 3 से 4 क्लास और बच रहा है आप लोगों का जीके में। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग का जीके लगभग में कंप्लीट हो चुका है, बच जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों? करंट अफेयर्स। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, इसी तरह से इस चैनल पर रेगुलर क्लास कीजिएगा, तो मैं करंट अफेयर्स का भी जो है क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, करंट अफेयर से भी देखिए 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, हमेशा फिक्स है। देखिए पिछली बार जो है खेल जगत से पूछा था, फिल्म जगत से पूछा था, कोरोना से रिलेटेड पूछा था, है ना, पुरस्कार से रिलेटेड पूछा था। तो बच्चों इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा तो मैं हर एक टॉपिक को कवर कर दूंगा। यकीनन आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा और बहुत अच्छा कोर्स भी आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तब। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? जल्दी से बता दीजिए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 21, 22, 24, 28। देखिए बच्चों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सब ऑप्शन गलत है ना, इसमें से सही दिया ही नहीं है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं,
है ना। कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो आपको याद रखना है 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है भारत का, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये भारत का ही नहीं बच्चों, एशिया का भी सबसे बड़ा जो है उच्च न्यायालय की गिनतियों में आता है। तो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भी आंसर क्या कीजिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही आंसर करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है 5 वर्ष, 7 वर्ष या अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी वर्ष है बच्चों, जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। तो बच्चों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है, यानी वह अपनी उम्र के 65 वर्ष पूरे होने तक, 65 वर्ष पूरे होने तक जो है कार्य कर सकते हैं, और 65 वर्ष के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा, दिया हुआ नहीं था, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होना चाहिए था, अपनी उम्र के 65 वर्ष पूरे होने तक, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता स्वार्थिक क्षेत्रों पर है, कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी, मद्रास। जल्दी से बता दीजिए, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता स्वार्थिक क्षेत्रों पर है। वेरी गुड, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी गुवाहाटी, ठीक है, याद कर लीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में स्वार्थिक संख्याओं में न्यायाधीश कार्यरत हैं, यानी किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक संख्या में न्यायाधीश हैं, बता दीजिए। अभी मैंने बताया था ना बच्चों, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद है तो वहाँ सबसे ज़्यादा न्यायाधीश भी होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। जल्दी से बता दीजिए, कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है ना। यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कहा गया है बच्चों, तो वेरी गुड, कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है बच्चों 143, अनुच्छेद 143, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। कौन सा इसमें से ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है, लक्षद्वीप, दमन और दीप, पुदुचेरी, या उपरोक्त में से किसी का नहीं। जल्दी से बिल्कुल फास्ट आंसर करना है बच्चों। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऐसा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय, किसी का भी नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा, उपरोक्त में से किसी का नहीं, है ना। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में किन स्थितियों में कर सकता है, युद्ध में, या बाह्य आक्रमण में, या सशस्त्र विद्रोह में, या ये सभी। जल्दी से आंसर कीजिएगा, राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, हर एक सिचुएशन में, है ना, युद्ध में, बाह्य आक्रमण में, सशस्त्र विद्रोह में, यानी सभी केसेस में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जल्दी से बता दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है बच्चों, तो ये है अनुच्छेद 352, याद रखिएगा, अनुच्छेद 352, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, 2, 3, 4 या एक बार भी नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, तो वेरी गुड, जल्दी से आंसर कीजिए।
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? अभी मैंने बताया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो वेरी गुड बच्चों, यह है अनुच्छेद 352। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो भैया इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, जल्दी से बता दीजिए। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या अनुच्छेद 36? यानी जो बच्चों राष्ट्रपति शासन है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, राष्ट्रपति शासन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 356 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है, क्या है बच्चों? 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? जल्दी से बता दीजिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है कब तक लगाया जा सकता है, अधिकतम अवधि क्या है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी? हाँ जी बिल्कुल। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो 3 वर्ष है ना बच्चों, ऑप्शन डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? देखिए बच्चों, यहाँ से आ गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, बता दीजिए। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 369 या अनुच्छेद 360? या संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान नहीं है? जल्दी से। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? जल्दी से बता दीजिए। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? बच्चों डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना है। हाँ जी, तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी संसद द्वारा अनुमोदन के बाद जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो एक बार में ये 6 महीना तक जो है लागू किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो, ऐसी अगर स्थिति हो तो कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है बच्चों? जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन? बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो 60 दिन होगा, है ना बच्चों, 60 दिन। यानी 60 दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखिए बच्चों, अब आ गई है अनुसूची की बात, तो बता दीजिए वर्तमान समय में। हाँ जी दोस्तों, वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूची है? जल्दी से बता दीजिए, वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूची है बच्चों? वेरी गुड, कितनी अनुसूची है वर्तमान समय में? 12। ठीक है, 12। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो अब बता दीजिए, इसमें से जो भाई दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं, 9वीं या 10वीं या 11वीं? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो वेरी गुड बच्चों,
10वीं सूची, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? जल्दी से बता दीजिए, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22 या 24? जल्दी से आंसर कीजिएगा बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूं मैं। जल्दी से आंसर कीजिए, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी 22 भाषाओं को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों, क्या पूछता है प्रश्न की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? बता दीजिए, 22 भाषाओं का उल्लेख जो किया गया है बच्चों संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो बच्चों याद रखना है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिए। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, या पंचायती राज से? भाई इसको याद कर लीजिएगा, आ रखा है 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है बच्चों। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किस चीज से संबंधित है बच्चों? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट याद करते चलिए, मुझे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे मैं आपको उनके बारे में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चलूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 180? जल्दी से बता दीजिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है बच्चों? वेरी गुड, तो अनुच्छेद, हाँ जी, अनुच्छेद जो है ये 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए योजना आयोग से प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों, तो जल्दी से बता दीजिए, हर एक स्टूडेंट को बताना है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री या राष्ट्रपति? तो सभी बच्चे बताएंगे जी, योजना आयोग ये जो देख रहे हो इसके, हाँ जी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वेरी गुड, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी बात पूछ लेता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? जल्दी से बता दीजिए, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ बच्चों? तो याद रखना है कब? 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को आ रखा है ये क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अभी बताया बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा ऑप्शन? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, वेरी गुड, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी है ना, 15 मार्च 1950 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? बता दीजिए, 1950, 1952, 1962 या 1972? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर कीजिए जल्दी से, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वेरी गुड बच्चों, कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? तो ये होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं बच्चों? देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? जल्दी से बता दीजिए, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, देन आप लोग का आंसर सही है।
चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, किसकी व्यवस्था से किया गया था? चलिए ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था से, या भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, या राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, या आरक्षण की व्यवस्था से। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाऊंगा, जल्दी से हर एक स्टूडेंट बताएंगे। हाँ जी, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग सुनाऊंगा, ठीक है? चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी पंचायती राज व्यवस्था से, तो बच्चों याद रखना है आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो ये पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा किया गया था, ठीक है? हाँ जी, चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग आप सभी लोगों के लिए। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, और ये कहाँ से शुरू किया गया? नागौर राजस्थान से, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से, या सीतामढ़ी के बिहार से, या अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश से। यानी नागौर, देखिए नागौर क्या है बच्चों, एक जगह है राजस्थान में, ठीक है? या फिर राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है, या फिर सीतामढ़ी जो कि बिहार में है, या फिर अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। जल्दी से बता दीजिए। भारत में जो सबसे पहले 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है ना, ये कहाँ से शुरू किया गया बच्चों? वेरी गुड, कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी नागौर राजस्थान से किया गया, ठीक है? चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पर नए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।